हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ACN समर 2023 पेपर का। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 विथ ऑल सब क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, सो आई होप आपको वो क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके सब क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 सॉल्व करने हैं एंड विच इज ऑफ 12 मार्क्स मीन्स व्हाट, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ओके, सो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज एक्सप्लेन क्लासफुल एड्रेसिंग mechanism in IPv4. Classful addressing was an early method of allocating IP addresses in IPv4. Classful IP addressing is a way of organizing and managing IP addresses which are used to identify devices on a network. क्लासफुल आईपी एड्रेस ये ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज करता है आईपी एड्रेसेस जो कि डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है इन अ नेटवर्क। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, थिंक ऑफ आईपी एड्रेसेस लाइक स्ट्रीट एड्रेसेस फॉर हाउसेस। ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क नीड्स इट्स यूनिक एड्रेसेस टू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी डिवाइस को एक एड्रेस होता है टू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस। सो वो यूनिक एड्रेस से ही हम अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सेंड एंड रिसीव कर पाते हैं मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस के 5 क्लासेस होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। सो ईच क्लास हैड टू प्री डिटरमाइन number of bits for a network ID and host. So each and every class को divide किया गया है network ID and host ID में। ओके, सो ये कैसे वर्क करता है हम देखते हैं। सो देखिए हाउ इट वर्क्स। IP address structure and IPv4 address is 32 bit long। 32 bit का होता है IPv4 and typically represented in dotted decimal notations। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अगर कोई भी क्लास का एड्रेस ये हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दैट इज 192.168.1.100। ओके, नेक्स्ट क्लास आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट बिट ऑफ अ एड्रेस डिटरमाइंस द क्लास। यस, ये जो फर्स्ट बिट होता है ना, ये क्लास को डिफाइन करता है। देन नेटवर्क आईडी, the initial bits of an address depending on the class represent the network ID. Host ID, the remaining bits represent the host ID within the network. इसके बाद के जो भी बिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी। होस्ट आईडी डिपेंडिंग ऑन अ क्लास। ओके, सो वो कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। सो एड्रेस क्लासेस, यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बिट्स, नेटवर्क बिट्स, होस्ट बिट और एड्रेस रेंज यहाँ पे शो की है। ओके, सो दैट ये इजी हो आपको अंडरस्टैंड करने में। ओके, सो क्लासेस देखिए ए बी सी डी एंड ई, और ये मास्किंग मीन्स वो उसका एड्रेस है, इसकी रेंज यहाँ तक रहेंगी वो। ओके, देन नेटवर्क बिट। सो नेटवर्क बिट ए में 8 होता है, यस, बी में 16, सी में 24, डी 32, ई 32। यस, आपको नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ये याद रखने होंगे। ओके, सो देखिए एड्रेस रेंज क्या होती है। सो ए क्लास में 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ तक होगा 127। सो दैट इज रेंज कितनी हुई फिर 1 से लेके 127 तक। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेके 127 तक रेंज है। नेक्स्ट इज क्लास बी। क्लास बी की रेंज है 128 से लेके 191 तक। सो 128 टू 191 तक। ओके, सी की 192 टू 223, डी क्लास की 224 टू 239 एंड ई की 240 टू 255। सो ये रेंजेस है वो आपको याद रखनी है, और इसमें आपको नेटवर्क बिट्स कौन से हैं, दैट इज कितने हैं ये भी याद रखना है, एंड होस्ट बिट्स कितने हैं वो भी। तो ये याद रखने के लिए बहुत इजी सा फॉर्मूला है। देखिए नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट की टोटल आपको 32 आनी चाहिए। सो उसके हिसाब से हमें इसका पार्टीशन करना होगा, है ना। सो देखिए सिंपल है, जैसे कि ए क्लास में 8 अगर नेटवर्क बिट्स होते हैं तो जो रिमेनिंग होंगे वो होस्ट होंगे।
यस, इन दोनों के अगर एडिशन करते हो तो 32 आता है ना। वैसे ही बी कि 8 के बाद 16 है ना, सो 16 अगर नेटवर्क बिट्स है, सो रिमेनिंग बिट्स कितने हुए होस्ट बिट्स 16 है ना, सो 16 प्लस 16 32 सी क्लास। सो सी के लिए होंगे ऑटोमेटिकली 24 है ना, सो रिमेनिंग कितने हुए फिर 8। यस, सो ऐसे करते करते आपको याद रखना है नेटवर्क बिट्स और उसके हिसाब से आपको होस्ट बिट काउंट करने हैं। ओके, बट टोटल 32 ही आनी चाहिए। सो ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। अभी लिमिटेशन क्या होती है? इनसफिशिएंट एड्रेस एलोकेशन, limited number of networks and subnetting difficulties. So first is large network were focused to use class A or class B addresses, wasting address space. So class A and class B ये large network के लिए यूज़ नहीं होता है। ओके, बट अगर फिर भी लार्ज नेटवर्क्स यूज करते हैं तो उसमें वेस्टिंग एड्रेस स्पेस होती है। देन नेक्स्ट लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क। सो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ नेटवर्क्स ही अवेलेबल होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। देन सबनेटिंग डिफिकल्टी। सो सबनेटिंग वॉज कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट। सो सबनेटिंग कॉम्प्लेक्स होती है। सो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी यूडीपी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, और हमेशा हर बार की एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है। सो इसे आप स्टार मार्क कीजिए या फिर IMP लिखिए। सो टीसीपी एंड यूडीपी। सो फर्स्ट इज कनेक्शन। TCP is connection oriented protocol and UDP is connection less protocol. Okay, so connection oriented हम TCP को बोलते हैं and connection less UDP को. Okay, then reliability. It provide a reliable delivery of messages. Yes, reliable way of transmission है, means पैकेट की डिलीवरी इसमें 100% होती है. Okay, but UDP ये unreliable है. क्यों? क्योंकि ये connectionless protocol है. Okay, next is error handling. TCP makes checks for errors and reporting. So TCP में error check भी होते हैं और report भी किया जाता है, but UDP में यहाँ पे error checking होती है but no reporting नहीं होती है. Next, flow controlling. TCP has a flow control. Yes, TCP को flow control होता है and UDP has no flow control. Next, data transmission order. TCP gives guarantee that the order of a data at the receiving end is the same as the sending end. Yes, because it is connection oriented. So जो sender send करता है मैसेज, वही सीक्वेंस में रिसीवर को भी मैसेज रिसीव होता है. And here in UDP no guarantee of the data transmission order. यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है, वो कौन से भी सीक्वेंस में डेटा ट्रांसमिट करता है. नेक्स्ट इज हेडर साइज. यहाँ पे 20 बाइट्स का हेडर होता है एंड यूडीपी में 8 बाइट्स का. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट. सो टीसीपी एक्नॉलेजेस द डेटा रिसेप्शन. यूडीपी हैज नो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन. सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन अगर हो जाता है तो वो एक्नॉलेज करता है, बट यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं करता है. देन यूज्ड वेयर रिलायबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. टीसीपी यूज होता है जहाँ पे रिलायबल कम्युनिकेशन हो वहाँ पे, बट यूडीपी में यूज्ड वेयर टाइम सेंसिटिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे टाइम फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है यूडीपी में. देन ओवरहेड. यहाँ पे लो ओवरहेड होता है टीसीपी में, बट यूडीपी में वेरी लो होता है. देन स्पीड. ऑब्वियसली कनेक्शन ओरिएंटेड है तो टीसीपी में हाई स्पीड होंगी एंड यूडीपी में स्पीड वेरी हाई होती है. क्यों? क्योंकि कनेक्शन लेस है. एंड द लास्ट इज एप्लीकेशन. सो टीसीपी का यूज करते हैं हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, पीओपी. सो इनमें हम टीसीपी का यूज करते हैं. ओके, वेयर एज इन यूडीपी डीएनएस, बूटपी, डीएचसीपी, टीएफटीपी, आरआईपी, ये सारे प्रोटोकॉल में हम टीसीपी का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब HTTP रिस्पॉन्स मैसेज फॉर्मेट. सो HTTP का जो रिस्पॉन्स मैसेज होता है उसका फॉर्मेट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. HTTP response sent by server to the client. The response is used to provide the client with a resource at requested. It is also used to inform the client that the action requested has been carried out.
It can also inform the client that error occurred in processing its request. जो HTTP response होता है वो send होता है client को by the server. So response means what? Let's take an example. If this is a client and this is a server, okay? So अगर client एक request send करता है, it's a request send करता है server को, तो वो fulfill करता है client की request. Yes, this is response. अगर सर्वर सेंड कर रहा है रिस्पॉन्स, दैट मीन्स क्या कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो गई है. उसके साथ साथ वो इन्फॉर्म भी करता है कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की है वो कैरीड आउट हो चुकी है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है. अगर कोई एरर भी आती है तो वो क्लाइंट को बताता है कि यस, सो आपके रिक्वेस्ट में ये एरर है और वो प्रोसेसिंग करता है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स. ओके, so HTTP response contains the following things: status line, response header fields and message body. Okay, so status line क्या होता है? In the response message, the status line is the first line. The status line contains 3 items. So response कुछ कोड होता है. ओके, सो कोड कैसे होता है ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 वेज से. ओके, सो फर्स्ट है कि स्टेटस लाइन. सो स्टेटस लाइन मीन्स जो भी कोड होता है उसकी फर्स्ट लाइन होती है. ओके, सो वो क्या होता है हम देखते हैं. सो HTTP वर्जन नंबर, it is used to show HTTP specification to which the server has tried to make the message comply. Example, HTTP वर्जन और यहाँ पे वर्जन दिया है. सो दिस इज अ फर्स्ट लाइन. जो भी मैसेज होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा सर्वर के साइड से, उसकी फर्स्ट लाइन होंगी हमेशा HTTP वर्जन नंबर. ओके, देन स्टेटस कोड. अभी स्टेटस कोड से हमें क्या पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस क्या है, जो रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं उसमें वो क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं. सो इसमें कोड एंड डिस्क्रिप्शन, सो ये सारे कोड्स यहाँ पे यूज होते हैं. देखिए 1xx इंफॉर्मेशन, इट शोज दैट अ रिक्वेस्ट वॉज रिसीव्ड एंड कंटिन्यू द प्रोसेसिंग. अगर ये कोड आ गया मीन्स वॉट कि वो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और प्रोसेसिंग हो रही है. 2xs सक्सेस, इट शोज दैट द एक्शन वॉज रिसीव्ड सक्सेसफुली, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड. ओके, सक्सेसफुली रिसीव हो गई है, अंडरस्टूड भी हो गई है और वो एक्सेप्ट भी हो रही है. देन 3xx redirection, it shows that further action must be taken to complete the request. अब रिसीव तो हो गई है बट नेक्स्ट एक्शन उस पे ली जा रही है टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट. देन 4xx client error, it shows that a request contains incorrect syntax or it cannot be fulfilled. अगर ये कोड आता है दैट मीन्स को जो रिक्वेस्ट है वो उसमें कुछ सिंटैक्स एरर है और वो फुलफिल नहीं हो सकती है. ओके, एंड लास्ट कोड है 5xx, दैट इज सर्वर एरर. इट शोज दैट सर्वर फेल्ड टू फुलफिल अ वैलिड रिक्वेस्ट. मीन्स जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने शेयर की है वो फुलफिल नहीं हो सकती है. सो ये कोड्स हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज रीजन फ्रेज. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेटस टेक्स्ट. It is a human readable text that summarize the meaning of a status code. ओके, सो रीजन फ्रेज को हम स्टेटस टेक्स्ट भी बोलते हैं. सो ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में समराइज करता है कि क्या प्रोसेस चल रही है. एग्जाम्पल देखिए, HTTP 1.1 200 ओके. सो ओके इज अ रीजन फ्रेज है ना, और ये 200 ये स्टेटस कोड है हमारा. ओके, और ये जो है ये वर्जन है. ओके, सो ओके से हमें समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से. सो ये था फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड इज रिस्पॉन्स हेडर फील्ड्स. सो इसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं. द HTTP headers for the response of the server contains the information that a client can use to find out more about the response and about the server that sent it. सो ये रिस्पॉन्स हेडर फील्ड होती है. सो उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है जो कि क्लाइंट को यूजफुल हो टू फाइंड आउट मोर रिस्पॉन्सेस. This information is used to assist the client with displaying the response to the user, with storing the response for the use of future, and with making further request to the server now or in a future. सो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्लाइंट के लिए यूजफुल होती है, वो असिस्ट करती है
रिस्पॉन्स मैसेज शो करने के लिए, जो रिस्पॉन्स आता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्टेस तैयार करने के लिए, क्रिएट करने के लिए वो यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपको कुछ कोड दिख रहा होगा। सो ऐसी उसकी रिस्पॉन्स हेडर फील्ड्स होती है। सो द नेम ऑफ अ रिस्पॉन्स हेडर फील्ड कैन बी एक्सटेंडेड रिलायबली only in a combination with a change in a version of a protocol. Response header field का नेम एक्सटेंड होता है अगर हम उसका वर्जन भी अगर चेंज करते हैं तो। नेक्स्ट इज मैसेज बॉडी। द रिस्पॉन्स message body may be referred to for the convenience as a response body. The body of a message is used for most responses. The exception are where a server is using certain status code and where the server is responding to the client request which asks for the headers but not the response body. So यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, ये एक बॉडी होती है, एक मैसेज होता है जो कि सेंड होता है क्लाइंट को, और मैसेज की जो बॉडी होती है वही ज़्यादातर यूज होती है रिस्पॉन्स देने के लिए फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। जो भी रिस्पॉन्स क्लाइंट को समझ में आता है वो ज़्यादातर समझ में आता है मैसेज बॉडी से ही। कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जहाँ पे स्टेटस कोड्स यूज होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू अ क्लाइंट, बट ज्यादातर मैसेज बॉडी का यूज होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। फॉर अ रिस्पॉन्स टू अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट द बॉडी ऑफ अ मैसेज कंटेन्स आइदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस और एक्शन विच इज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। जब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हो जाती है सो मैसेज की बॉडी में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जिससे कि स्टेटस एक्शन का समझ में आ जाता है क्लाइंट को। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो इसे हम NAT भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम यू कैन सी हियर। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज अ मेथड ऑफ मैपिंग वन IP address space into another by modifying network address information in the IP header of packets while they are in transit across the traffic routing devices. In simple word आप ध्यान में रखिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एज द नेम इंडिकेट कि ट्रांसलेट होगा एक एड्रेस टू अनदर एड्रेस। ओके, बहुत ही इजी है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो। सो ये कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। प्राइवेट नेटवर्क, अ प्राइवेट नेटवर्क यूजेस प्राइवेट IP एड्रेसेस टू कम्युनिकेट विद इन इट्स बाउंड्रीज, एंड पब्लिक में फिर क्या होगा कि पब्लिक IP एड्रेसेस यूज होंगे टू कम्युनिकेट विद अ फायरवॉल एंड राउटर्स। देन ट्रांसलेशन, when the device on a private network sends a packet to a internet, the NAT devices replace the private source IP address with a public. अगर प्राइवेट नेटवर्क सेंड करता है पैकेट सो फिर जो NAT डिवाइसेस होते हैं वो कन्वर्ट करता है प्राइवेट सोर्स IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस। ओके, देन पोर्ट नंबर्स, to differentiate between multiple devices on a private network using a same public IP address, NAT also modifies the source port number। क्योंकि अगर एक ही नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स ज्वाइंट है ना, तो सबका पब्लिक एड्रेस तो एक ही होगा, वो मॉडिफाई करता है NAT सोर्स पोर्ट नंबर में। इनबाउंड ट्रैफिक, when a response packet arrives from an internet, the NAT devices uses the public IP address and port number to identify the corresponding private IP address and port number। जब भी NAT डिवाइसेस के पास कोई पैकेट आता है फ्रॉम द इंटरनेट तब पब्लिक IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर वो यूज करते हैं, तो उनको वो आइडेंटिफाई करता है प्राइवेट IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर में। देन टाइप्स ऑफ NAT, अभी NAT के कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखते हैं। स्टैटिक NAT, 1-to-1 मैपिंग बिटवीन प्राइवेट IP एड्रेस एंड पब्लिक IP एड्रेस के लिए यूज होता है स्टैटिक NAT। देन डायनामिक NAT, assigning a public IP address from pool to a private IP address on demand। सो स्टैटिक में याद रखिए 1-to-1 मैपिंग होती है बिटवीन प्राइवेट IP एड्रेस एंड पब्लिक IP एड्रेस। ओके, बट डायनामिक में क्या होता है कि पब्लिक IP एड्रेस असाइन होता है प्राइवेट एड्रेस को। एंड थर्ड इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, PAT, allows multiple private devices to share a single public IP address by using different port number। पैट में बहुत सारे जो प्राइवेट डिवाइसेस होते हैं वो शेयर कर सकते हैं अपना पब्लिक IP एड्रेस। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ NAT। अभी बेनिफिट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। एड्रेस कंजर्वेशन,
efficient use of public IP address, then security, private network device from external threats. Yes, यहाँ पे security अच्छी होती है. एंड सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट, बहुत सिंपल सा नेटवर्क मैनेजमेंट है. जैसे बेनिफिट्स है वैसे ड्रॉबैक्स भी है ना. सो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, सो नेट कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. देन रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्विसेज, सो कुछ कुछ सर्विसेज जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, हम वो यूज़ नहीं कर पाते हैं. एंड डिफिकल्टी इन पीयर टू पीयर कनेक्शन, सो वन टू वन कनेक्शन, वन टू वन कम्युनिकेशन करने के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है. So in essence, NAT act as a gateway between a private network and public network, enabling multiple devices to share one single public IP address. So easily हम ध्यान में रख सकते हैं, easily ऐसे बोल सकते हैं कि NAT ये एक gateway की तरह वर्क करता है between private and public internet. So I hope आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे. ओके, सो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, so if you have any query feel free to ask me. So मिलते हैं next video में with question number 3. Till then take care, bye bye, happy learning, keep learning.